गुड मॉर्निंग। तुम लोगों की अगर हम बात करेंगे तो क्लास 10th की क्लास चल रही है। डायरेक्टली जो बेसिक टर्म है उस पे आते हैं। तो क्लास 10th की है, टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है। लगभग फरवरी से मार्च के बीच में हो ही जाएगा। टर्म 1 का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम का जो पैटर्न था वो आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चंस। तो उसी के बेसिस पे अब टर्म 2 को समझना होगा, क्योंकि हर लाइन को समझना सबसे मैंडेटरी है। अब एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम का बहुत सारा टर्म जो है वो बदल चुका है। एग्जाम लेने का जो पैटर्न था वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो आज केमिस्ट्री की जो चैप्टर है वो ऑलरेडी पहले बहुत सारे क्लास ले चुका हूँ। तो कुछ क्लासेस हैं जो अब इस पे लेनी है। तो बेसिक अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है स्टार्ट होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। इसके रिगार्डिंग है कार्बन और इसके बेसिक कंपाउंड के आधार पे। तो इसके आधार पर जो अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको एक टर्म समझना होगा जो ऑलरेडी मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ाया जा चुका है और हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक। जो वो टर्म है वो तुम्हारा बेसिक अगर हम टर्म की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड वाला है और कोवालेंट कंपाउंड का टर्म है। मतलब आयनिक कंपाउंड का टर्म और कोवालेंट कंपाउंड का टर्म, उसी के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड भी और एक कोवालेंट बॉन्ड। तो उस चीज को समझते हैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हेल्प मिलेगा उस चीज में। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आयनिक कंपाउंड का आता है। आयनिक कंपाउंड दैट्स कॉल्ड आयन फॉर्मेशन। ये आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है? किसी भी एलिमेंट है उस पे आयन कैसे चढ़ सकता है या कैसे आता है? जैसे मान लेते हैं अगर कोई एलिमेंट है तो कुछ एलिमेंट पे प्लस चार्ज होता है, कुछ एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक कैटायन बोल सकते हैं और एक एनायन बोल सकते हैं। तो ये चढ़ने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे उस पे ये आयन चढ़ता है, आयन आता है? तो बेसिक अगर हम बात करेंगे जो मेटल्स होता है उस मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जो नॉन मेटल्स होता है उस पे निगेटिव चार्ज आता है। रीजन क्या है? अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, मेटल्स की, तो मेटल्स का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एटम्स का अगर हम बेसिक देखेंगे, एटम हम पढ़ चुके हैं कि एटम है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटम्स का थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का बोलने का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव पार्टिकल, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो एटम्स होता है उसके ऑर्बिट पे, मतलब एटम, जैसे अगर हम एटम की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं एकदम मेरा डिसेंटर एक एटम है, किसी कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम ले लिया। तो जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस हो गया। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और जो उसका ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट जो मतलब जो पाथ है जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब तो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और एग्जैक्ट अगर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एग्जैक्ट जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लेते हैं कि रास्ता चल रहा है, रास्ता पे जा रहे हैं और रास्ता पे जब जा रहे हैं तो एग्जैक्ट रोड का किसी एक पोजीशन पे होंगे हम। जस्ट लाइक सेम कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट पे तो किसी एक पॉइंट पे होगा, किसी ना किसी टाइम एक पॉइंट पे होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है एग्जैक्ट इंस्टैन्टेनियस जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्बिटर। क्लियर? आगे समझते हैं। तो मेटल्स के पास ये प्रवृत्ति होता है, मेटल्स के पास ये गुण होता है कि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और ऐसा एलिमेंट जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो सिंपल उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस पे नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम की बात करेंगे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास बोला जाता है। तो सोडियम सिंबॉलिक तरीका Na, एटॉमिक नंबर 11। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा। कहने का मतलब कि जब इसका हम कर रहे हैं तो लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो लगभग ये समझो कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में एक बचे,
या 2 इलेक्ट्रॉन बचे या 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो बेसिक देने का काम करता है, अपने में से लूज करने का काम करता है। तो बेसिक ये, अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो उसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वो अपने में से लूज कर देगा, मतलब अपने में से निकाल देगा। रीजन क्या है कि जो भी है, वो जो भी एलिमेंट होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, मतलब इनर्टनेस प्राप्त करना चाहता है, मतलब स्वतंत्र होना चाहता है। जैसे अगर हम बात करेंगे नोबेल, जैसे ग्रुप 18 में नोबेल गैस होता है, इनर्ट गैस बोल सकते हैं ना, उसका घर फुलफिल होता है। जैसे मैं बात कर रहे हैं हीलियम की, तो एटॉमिक नंबर 2 करने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2, प्रोटॉन की संख्या भी 2। और जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तक अरेंज करेंगे तो इसका बस पहला घर फुल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। मतलब अपने आप को, एक होता है ऑक्टेट और एक होता है डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो घर जो फुलफिल होगा 8 इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्टेट हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन से वो डुप्लेट हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन घर फुल, जैसे मान लेते हैं सिंपल सा रूम है, सिंपल सा अगर हम बेसिक बात करें सिंपल सा आधार पे, मेरे पास 3 रूम है, और मेरे पास जैसे सोडियम की बात करेंगे, कोई आदमी है सोडियम, या हम मान लेते हैं हम सोडियम है, मेरे पास 11 आदमी है, और हमको उस 11 आदमी को अपने रूम में अरेंज करना है। तो पहला रूम, मेरे पास 3 रूम है, मान लेते हैं 3 रूम है। पहला रूम का कैपेसिटी है कि हम उसमें 2 ही रख सकते हैं, 2 से कम चलेगा, 2 से अधिक नहीं होगा। तो पहला रूम में हम 2 फुलफिल कर दिए। अब 11 आदमी है, 2 आ गया इसमें ऑलरेडी, बच गया 9 आदमी। दूसरा जो घर है उसमें हम अधिक से अधिक, हम बेसिक बात करेंगे तो 8 ही डाल सकते हैं। तो 9 था, 8 भर दिए, 1 बच गया। तो अब ये 1 आदमी जो बचा तो वो अकेला होगा रूम में, तो हम क्या करेंगे, उसको अकेला ना दे करके किसी और के साथ मिला देंगे ताकि वो भी ग्रुप में रहे, और हम भी मेरा भी घर फुलफिल हो गया, भर गया। एक घर बचा एकदम खाली है, कंप्लीट, खत्म करो। वो एक था अकेले सही नहीं था, वो किसी का मिल गया। तो बेसिक सा बोलने का मतलब ये है कि जो जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो, तो ये अपने में से लूज करता है इलेक्ट्रॉन। और जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होता है उसको हम मेटल्स बोलेंगे। बेसिक वो मेटल होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी वाला गुण होता है, ब्रिटल नहीं होता है, ब्रिलियंस होता है, चमक होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम। ऑलरेडी वो पढ़ा जा चुका है टर्म 1 में, और अच्छे से पता भी होगा। तो बेसिक हम जो आज हम पढ़ना है हमको प्रॉपर्टीज, तो जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो मेटल, और जो गेनिंग किया वो नॉन मेटल। और जो जिसमें लूज और गेन, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब मेरा एक पहला एलिमेंट मेटल होगा और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होगा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच ही चार्ज का ट्रांसफरेबल होगा। मेटल और मेटल, 2 मेटल है, तो मेटल और मेटल ये भी एकदम अमीर है, इसके पास भी बच जाता है लास्ट सेल में अच्छा खासा, इसके पास बच गया। तो कभी भी मेटल और मेटल कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, दोनों को गरीब फिर आपस में मिल जाएगा। तो बेसिक अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड जो फॉर्मेशन करेगा, उसके लिए मैंडेटरी है कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए आयनिक के लिए। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल होगा तब तो मेटल देगा और नॉन मेटल ले लेगा, आपस में फिर मिल जाएगा। और कोवालेंट के लिए कंडीशन है कि दोनों नॉन मेटल ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी गरीब, दोनों के पास पैसा नहीं है, मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो कमी के कारण, कमी से बढ़िया है कि दोनों आपस में मिला लेगा, इसके पास भी इसका पैसा पर अधिकार हो गया, इसके पास भी इसका पैसा पर अधिकार हो गया, सिंपल है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, और जब शेयर करता है तो वहां कोवैलेंट कंपाउंड बन जाता है, दैट्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा। उसमें समझेंगे। तो बेसिक जो पहला टर्म है वो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है, जिसमें से पहला, अगर हम कंपाउंड आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, पहला प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज जो होता है आयनिक कंपाउंड का, वो सॉलिड क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है। मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेते हैं। सोडियम हो गया मेटल, क्लोरीन हो गया नॉन मेटल।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। जब दोनों को अरेंज करेंगे तो सोडियम का 281, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक बच गया, और जिसके लास्ट में एक, दो या तीन बचता वो दे देता है। मतलब सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकालेगा। दूसरा क्लोरीन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो इसके लास्ट कक्षा में 7 बचा। तो जिसके लास्ट कक्षा में 5, 6 या 7 ये बचता है, तो वो उसके पास ये नहीं होता कि वो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि घर को फुलफिल करने के लिए कम से कम 8 चाहिए। तो सोडियम के पास 281 है, तो 2 8 रख लिया, एक लूज कर दिया, 8 से घर फुलफिल हो गया। दूसरा क्लोरीन की बात करेंगे तो 2, 8, 7, लास्ट सेल में 7 है, लास्ट कक्षा में 7 है, तो 8 पुराने के लिए इसको एक चाहिए। तो जो सोडियम एक निकाला ये एक ले लेगा, तो इसके कक्षा में क्या हो गया, 2, 8, 8 हो गया, और उसके कक्षा में 2, 8 हो गया। क्लियर? तो यहां पे एक दिया और एक लिया, तो आपस में मिल जाएगा। अपोजिट चार्ज है, एक पे प्लस आ जाएगा, एक पे निगेटिव माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक लिया और एक दिया, मतलब सोडियम पे प्लस आ जाएगा और क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। इसी का एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो जब तक ये न्यूट्रल था, मतलब जब तक ये किसी को ना तो दिया है ना किसी से लेन सिस्टम कुछ भी नहीं किया है, जब तक ये सोडियम एटम था, तो इसके पास एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तुम्हारा 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11। लेकिन जब सोडियम एटम से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एटम से सोडियम आयन में कन्वर्ट कब हुआ, जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन को दिया, तो इस पे इसका जो बेसिक बच गया। अब कितना, जब सोडियम एटम था तो 2, 8, 1, लेकिन जब सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ तो अब आयन में तभी ना होगा जब अपने में से निकाल दिया या ले लेगा, तो ये निकाला, तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, 2 और 8 बचा। कहने का मतलब यहाँ पे इसका पास कंप्लीट 10, जब आयन के रूप में था तो यहाँ पे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, जब दे दिया तो इलेक्ट्रॉन तो 10 ना हो गया सोडियम आयन के पास, और जब सोडियम एटम था तो उसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब प्लस चार्ज होता है, मतलब मेटल के पास बेसिक अगर हम बात करेंगे, जब ये सोडियम एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन पे जब ये एटम के फॉर्म में रहेगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर। लेकिन जब ये सोडियम एटम से सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब बचा 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और जब एटम था वहां 11 बचा। तो जब, तो यहाँ पे जब लूज किया तो ऊपर में एक प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज आया, कहने का मतलब Na+ आएगा। और नीचे में अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, यहाँ पे 2, 8, 1, सिंपल सा बात है। तो बेसिक अगर हम बात करेंगे तो इस जगह पे जब आयन है, तो आयन जब कन्वर्ट हो गया है और जब प्लस चार्ज आया है, जब लूज करता है, तो लूज करने के टाइम इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जो नॉर्मल प्रोटॉन होता है। क्योंकि जब एटम के फॉर्म में था सोडियम, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन भी 11, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। लेकिन जब सोडियम एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन तो वही रहेगा 11। तो जब यहाँ पे लूज करने के टाइम नॉर्मल जितना रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन, उससे कम हो जाता है। दूसरा, जब गेनिंग होता है, लेता है, जैसे क्लोरीन का लास्ट कक्षा में 7 बचा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक चाहिए, तो ये एक लेगा, और एक लेगा तो मतलब जो लिया, जैसे मान लेते हैं कि दो आदमी, एक अमीर है एक गरीब है, तो अमीर आदमी किसी से लेगा नहीं, वो दे देगा, बेसिक नेचर देगा। अब दे दे, गरीब तो नहीं हो जाएगा, दिया और अमीर प्लस चार्ज, जो लिया वो गरीब, मतलब उसमें माइनस चार्ज। तो क्लोरीन एक लिया, 7 था, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए कम से कम, तो ये एक लिया, तो जैसे एक लिया तो एक माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज, 1 माइनस चार्ज चढ़ गया, 1 माइनस चार्ज चढ़ा, तो जो नॉर्मल था 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन,
लेकिन जब यहाँ पे चढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एक लिया ना, वहां पे नॉर्मल में एटॉमिक नंबर में अगर हम बात करेंगे सदा सदा था। तो जैसे यहाँ पे लास्ट कक्षा में 7 बचा, तो इसके लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे आज बढ़ गया। तो जब -4 चढ़ता है तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है नॉर्मल प्रोटॉन की अपेक्षा। नॉर्मल प्रोटॉन जो पहले था न्यूट्रल के टाइम में, आज में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे ये टर्म सुनाया, बाद में की पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दे। आगे अगर हम बेसिक बात करेंगे, अब प्रॉपर्टी समझते हैं। तो यहाँ पे एक दिया और एक लिया, तो देने लेने का काम हुआ। और जब देने लेने का काम होता है तो वहां पे एक मेटल आता है और एक नॉन मेटल इन्वॉल्व होगा। मेटल मेटल इन्वॉल्व नहीं होता है, एक नॉन मेटल और एक मेटल, तब जाकर के आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। और हाइड्रोजन एक लौता नॉन मेटल है जिसपे प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन एक लौता नॉन मेटल है जिसपे प्लस चार्ज होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये पे एक प्लस एक माइनस हुआ, एक मेटल एक नॉन मेटल फॉर्म करेगा आयनिक कंपाउंड। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके तहत भी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड ही होगा ये। एज फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस और माइनस चार्जेबल के हिसाब से बात करें, तो जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम बात करेंगे अम्ल HCl, तो H पे तो प्लस होता है और क्लोरीन पे माइनस, तो इस कंडीशन से वो आयनिक कंपाउंड बनाना चाहिए। लेकिन बनाता क्या है? कोवालेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, तो बनाएगा क्या? कोवालेंट कंपाउंड। लेकिन इसी में एक टर्म आता है पोलर और नॉन पोलर, हम समझेंगे। और ये जो आएगा पोलर और नॉन पोलर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे आएगा। कहने का मतलब कि जो अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिंग करने का जिसके पास जो पावर होता है, कैपेसिटी होता है, खींचने का जो पावर होता है, उसी के उसके गुण को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल भाषा में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर भी हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी को आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर? आगे समझेंगे आयनिक कंपाउंड का क्या क्या टर्म होता है। तो बेसिक ये टर्म है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो बेसिक ये यूजुअली, अगर हम बेसिक बात करेंगे आयनिक कंपाउंड का, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मतलब शुगर पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल समझ रहे हो? जैसे शुगर का पार्टिकल देख लो, वो क्रिस्टल हुआ। तो सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज देयर, जैसे आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे वो सॉलिड होगा, ठोस होता है। आयनिक कंपाउंड ठोस होगा, याद रखना, आयनिक कंपाउंड ठोस होता है। आयनिक कंपाउंड ठोस होगा। तो द आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज देयर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन attracts one another strongly and form a regular crystal structure। एकदम रेगुलर क्रिस्टल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि एक हम पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक काम करेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक काम करेगा तो आपस में स्ट्रॉन्ग तरीके से मिला हुआ रहेगा, जिससे वो सॉलिड क्रिस्टल के रूप में बनता है, रेगुलर, नियमित तरीके से। ठीक है। और बात करेंगे जो क्रिस्टल होता है, आयनिक कंपाउंड का जो क्रिस्टल होता है वो हार्ड तो होता है लेकिन ब्रिटल गुण का होता है। ब्रिटल माना चकनाचूर हो जाना, जैसे शुगर पार्टिकल से। हार्ड है मतलब ठोस है, अगर उस पर कोई चीज हैम करेंगे तो वो ब्रिटल चकनाचूर हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो हार्ड होता है और वो ब्रिटल होगा। ये पहला कंपाउंड था, सॉरी पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों हाई होता है। रीजन क्या है? कि सॉलिड है, और सॉलिड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों हाई होगा। दूसरा रीजन क्यों हाई होगा? क्या रीजन है हाई होने का? तो बेसिक सा रीजन है
कि दोनों पे एक दूसरा अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक हीट चाहिए, तो ही टूटेगा। फोर्स अधिक काम कर रहा है तो बहुत फोर्स के साथ खींचना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ेगा। इस रीजन से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और वही अगर हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड बॉइलिंग पॉइंट तो वो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। एक टर्म है, the ionic compound are made up of positive and negative ion. There is a strong force of attraction between the positively charged ion. So a lot of energy is required to break this force of attraction and melt or boil the ionic compounds. Due to this, ionic compound have high melting point and high boiling point. जो भी बोले बेसिक टर्म। तीसरा, आयनिक कंपाउंड जो होता है, बेसिक आयनिक कंपाउंड यूजुअली अगर हम बात करेंगे सोल्यूबल होता है वाटर में। आयनिक कंपाउंड बेसिक वाटर में सोल्यूबल होता है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होगा, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलने का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक क्या होता है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक। क्लियर? कार्बन बेस्ड कंपाउंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो आयनिक सोल्यूबल, सॉरी आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर में सोल्यूबल होगा। आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसोल्यूबल होगा, जैसे ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डिसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन सभी में वो नहीं घुलेगा मिलेगा, मतलब अगर हम सोडियम को केरोसिन मिला के डाल दे तो वो उसमें घुलेगा मिलेगा ही नहीं, कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड घुलता मिलता नहीं है। क्लियर? आगे, जैसे कॉपर सल्फेट की बात कर लिए, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, वो वाटर में घुल मिल जाएगा, लेकिन वही अगर हम ले जाएंगे ऑर्गेनिक में नहीं घुलेगा मिलेगा। तीसरा, आयनिक कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा किस कंडीशन में? आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और सॉलिड के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या कंडीशन है? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसी में से फ्लो करेगा ना। ऐसा कोई मटेरियल्स है मेरे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री तरीके से मूव कर सकता है, तो कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में ही है। तो जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा आयनिक कंपाउंड तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। जब उसको हम मेल्ट कर देंगे या वाटर में सोल्यूबल कर देंगे, मिला देंगे, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों? बिकॉज वो चार्ज पार्टिकल्स होता है, मतलब आयंस होता है उसके पास। क्लियर? वही अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो ये अगर हम सॉलिड के फॉर्म में है तो वो उस टाइम कंडक्ट नहीं करेगा जब तक उसको मेल्ट या वाटर में घुला मिला नहीं दे कंप्लीट तरीके से। तो ये आयनिक कंपाउंड का सम प्रॉपर्टीज था जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक टर्म है, व्हेन वी डिसॉल्व द आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉलिड इन वाटर और मेल्ट इट, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन एंड आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थस एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, जलीय घोल, an aqueous solution of an ionic compound or a molten ionic compound conduct electricity because there are plenty of free ions in the solution which are able to conduct electric current. क्लियर? तो बेसिक ये था आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट क्लास में कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होगा। थैंक यू।